फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय विधि से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के मार्ग में कौन सी कठिनाई है? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, आपका इंटरनेशनल लॉ है, उसके कॉडिफिकेशन के जो मार्ग में कौन सी कठिनाई है, कौन सी प्रॉब्लम आती है आपकी? तो वो 3 प्रॉब्लम्स हैं। क्या? बिखरे हुए कानूनों का संहिताकरण एक दुस्साध्य कार्य है। संहिताओं के बारे में मत भिन्नता। प्रत्येक राज्य का सब हितों के अनुरूप संहिताकरण। तो देखिए, अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, कि जो बिखरे हुए कानूनों का संहिताकरण होता है, कोडिफिकेशन होता है, कोई भी कानून होता है, तो उसके बारे में एक दुस्साध्य कार्य है कि भाई उसको प्रॉपर तरीके से एक ही जगह से एकत्र ना किया जाकर भिन्न भिन्न कानूनों से मतलब लिया जाता है, संहिताकरण किया जाता है, कॉडिफिकेशन किया जाता है उसका। ठीक है। सेकंड आपका है संहिताओं के बारे में मत भिन्नता। तो कभी भी जितने भी राइटर्स होंगे या जितने भी इसके विधिवेता होंगे, तो उनके जो मत होंगे वो समान हो ही नहीं सकते। सबके मत क्या होते हैं? मत मीन्स जो विचार होते हैं वो भिन्न होते हैं। ठीक है। और थर्ड आपका है प्रत्येक राज्य का सब हितों के अनुरूप संहिताकरण। मतलब कि जो भी स्टेट होगा, जो भी राष्ट्र होगा, तो वो क्या चाहेगा कि भाई अपना हित चाहेगा, वो सब हितों के अनुरूप संहिताकरण करना चाहेगा। कि वो ये चाहेगा भाई हाँ, हमारे तरीके से जो हमारे हित के लिए है, जो वो काम होना चाहिए। तो यही जो मेन जो 3 कारण हैं, यही राष्ट्रों के लिए जो संहिताकरण का मार्ग है उसमें कठिनाई को पैदा करते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि किसको नियंत्रित करती है? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है आपकी, वो राज्य को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को और व्यक्तियों को। ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ से अपने स्टेट से नहीं हो रहा है, ये राष्ट्र की बात चल रही है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो आपकी, उनको नियंत्रित करता है और व्यक्तियों को नियंत्रित करता है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई राष्ट्र अगर उल्लंघन करता है तो इंटरनेशनल लॉ का तो उसे क्या पनिशमेंट मिल सकती है? तो देखिए, जो हमारी इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, और उसके जो अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनका कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको क्या करा जाएगा? आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विधि है। सेकंड आपका सैनिक कार्रवाई कर सकती है। और थर्डली आपका सैनिक कार्रवाई इसमें ये भी बताया गया है कि जो सर्वप्रथम सैनिक कार्रवाई की गई थी वो उत्तर कोरिया के खिलाफ की गई थी। ठीक है। बाकी इसके जो मेन पर्पस हैं वो इसके 2 ही हैं। क्या? आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है और सैनिक कार्रवाई कर सकती है। सर्वप्रथम दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए सुरक्षा परिषद ने कब सैनिकों को भेजा? तो 1950 में सबसे पहले भेजा। ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत दक्षिण कोरिया में कितने देशों की सेनाएं भेजी गई थी? तो देखिए, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दक्षिण कोरिया में 16 देशों की सेनाएं भेजी गई थी। वहाँ पर भयंकर युद्ध छिड़ा था, जिसको शांत करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा पूरी 16 देशों की सेनाएं भेजी गई थी, जिससे शांति कायम कर सके। विभिन्न राज्यों के द्वारा आपस में जो पत्र व्यवहार किया जाता है वह किस रंग के आवरण से युक्त पुस्तक होती है? तो देखिए, वो श्वेत, लाल और नीली, तीनों ही अलग अलग एरियाज में यूज होती हैं। ठीक है। सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है और नीली भी होती है। और साझा बाजार में प्रवेश करने हेतु ब्रिटिश सरकार किस रंग के आवरण से युक्त पुस्तक प्रकाशित करती है? तो देखिए, यहाँ पर बात आ रही है साझा बाजार। तो जो साझा बाजार होता है आपका, उसमें प्रवेश करने हेतु श्वेत पत्र मतलब कि सफ़ेद जो पुस्तक होती है उसका इस्तेमाल, उसके आवरण से युक्त पुस्तक का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी विवाद या नवीन परिस्थितियों के लिए कोई नियम नहीं होता तो विधिवेताओं द्वारा किस प्रणाली द्वारा सुलझाया जाता है? तो देखिए, जो हमारे बड़े बड़े कानून विधिवेता हैं, जुडिशियर जो हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तक्र प्रणाली, ठीक है, तक्र वितर्क करके ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। मशवरा भी किया जाता है, मतलब कि जो सीनियर जजेस होते हैं आपस में, जो जूनियर होते हैं उनका भी
क्या लिया जाता है, हेल्प ली जाती है, और जो सीनियर होते हैं ऑलरेडी वो तो करते ही हैं। ठीक है। किस आर्टिकल के तहत संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य इंटरनेशनल लॉ के डिसीजन को सुनेगा? तो देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आर्टिकल 94 है उसके अकॉर्डिंग जो प्रत्येक राष्ट्र का सदस्य है, प्रत्येक राष्ट्र है, वो इंटरनेशनल लॉ के डिसीजन को सुनेगा। कौन से इंटरनेशनल लॉ के पीछे बाध्यकारी शक्ति है? तो देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ के पीछे जो बाध्यकारी शक्ति है वो कौन कौन सी है? 3 है। कानून के पालन की तरफ झुकाव, निस्वार्थ और विश्व जनमत। चलिए, थैंक्स।